हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन चलाएंगे जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें, दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा हिंदी भाषा के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? ए है विद्यार्थियों के जीवन से संबंध रखना, बी है महत्वपूर्ण परिणामों के साथ अनुभवों को शामिल करना, सी है विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठना, डी है वैसे अनुभवों का अभिकल्पन करना जो विद्यार्थियों में रुचि पैदा करें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निम्न में से कौन सा हिंदी भाषा शिक्षण के शास्त्र की भावना के विरुद्ध है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो इसे बात करते हैं कि परीक्षाओं में बैठना ये रणनीति प्रणाली की तरफ जाता है, तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को यथासंभव परीक्षाओं में बैठना। तो हमारा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, बी है सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है, सी है पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, डी है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि भाषा कौशल जब हम सीखते हैं या सिखाए जाते हैं, तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट कथन होगा यहाँ पे हमारा कि सभी कौशल एक दूसरे के अंतः क्रिया या अंतः संबंधित होते हैं या अंतः क्रिया करते हैं। तो हमारे यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया। ऑप्शन देखेंगे। ए है सूत्र विधि, बी है भाषा ससंगर विधि, सी है निगमन विधि, डी है प्रयोगशाला विधि। तो क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से व्याकरण विधि के लिए या शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? नहीं में क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव में पूछा गया है। तो व्याकरण शिक्षा के लिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं होगी। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि जो शिक्षण विधियां होती हैं उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे कि सूत्र विधि, भाषा ससंगर विधि ये होती है, ये पॉजिटिव में, तो हमारा जो नहीं होगी वो नेगेटिव में देखेंगे। और निगमन विधि भी हमारी होती है, जो कि प्रयोगशाला विधि नहीं होती है। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिखते हैं या लिख सकते हैं, ए जब अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो, बी उन त्रुटियों से अभिभावक को परिचित कराया जाए, जब छात्रों को दंडित किया जाए, डी है जब शिक्षक उन त्रुटियों को सुधारने दे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं जब, या किस प्रकार या किस समय लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्धता पूर्वक तभी लिख पाएंगे बच्चे जब उन्हें अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। टिक करेंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत ने मूल्यांकन व्यवस्था को ए बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है, बी है बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया है, सी है अस्पष्ट बनाया है क्योंकि विद्यार्थी के निश्चित रैंक को जाना नहीं जा सकता, डी है केवल शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए ज्यादा व्यापक बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुद्धता के लिए मूल्यांकन व्यवस्था किस प्रकार से बनाई गई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की जो शुरुआत में जो मूल्यांकन व्यवस्था बनाई गई है वो है कि जो कि बच्चे संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया गया है। तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विधिवत प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। ये बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। बी है विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। सी है विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रेरित या प्रेषित रचनाकारों से परिचित कराना। डी है पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्माण करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में जो विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं की जो उद्देश्य है वो किस प्रकार से समावित होते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं कि जो कोई उच्च पर जो पाठ्य पुस्तक में जो साहित्यिक रचनाओं की जो समावेश उद्देश्य होता है वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। तो हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। ए है वर्तनीगत दोष दूर करना। बी है वर्तनी सुधारना। सी है सुलेख का विकास। डी है लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जैसे बात करते हैं कि लेखन कौशल का जो प्रमुख उद्देश्य होगा वो है कि यहाँ पे कि लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो लाइक करते हैं साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे। निबंध रचना में किसके दो गुणों कला पक्ष एवं बाहुपक्ष का ध्यान रखना जाता है या ध्यान रखा जाता है। निम्न में से किस गुण का संबंध बाहुपक्ष से नहीं है। ए है व्यक्तिगत की छाप। बी है प्रभाव उत्पादकता। सी है पुनरावृत्ति का बहिष्कार। डी है कल्पना प्रवीणता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि निबंध रचना के दो गुणों का कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध भाव पक्ष से नहीं है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो कि भाव पक्ष से संबंध नहीं होगा वो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पुनरावृत्ति का बहिष्कार। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ए आवर्ती का सिद्धांत। बी है पुनर्वर्ण का सिद्धांत। सी है चिंतन मनन का सिद्धांत। डी है नियोजन का सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो जैसे बात करते हैं कि भाषा शिक्षण का या मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, उसकी बात करेंगे पहले तो जैसे कि चिंतन सिद्धांत होगा वो जो कि भाषा शिक्षण का सिद्धांत या भाषा मात्र सिद्धांत नहीं होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए जिससे कि छात्रों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके। तो ए कहानी एवं कविता। बी है व्याकरण। सी है पत्र लेखन। डी है निबंध लेखन। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर की कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में सामान्य रूप से किस प्रकार की सामग्री का समावेश अधिक होना चाहिए जिससे कि छात्रों को हिंदी शिक्षण में रुचि उत्पन्न हो सके, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब बात करते हैं प्राथमिक लेवल पर जो छात्रों में हिंदी शिक्षण के लिए रुचि जो उत्पन्न होगी सबसे ज्यादा जो बेस्ट होगी वो कहानी एवं कविता के माध्यम से होगी। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है। ए है लिपि। बी है ध्वनि। सी है लिपि एवं ध्वनि। डी है वर्ण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिखित भाषा की अंतिम इकाई क्या है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं कि लिखित भाषा की जो अंतिम इकाई होती है वो वर्ण होती है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठन कार्य करते समय बालक में की आदत डालनी चाहिए। ए है ध्यान देते हुए। बी है अर्थ ग्रहण करते हुए। सी है श्रवण करते हुए। डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पठन कार्य करते समय या पढ़ते समय बच्चों को या बालकों को किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो जैसे कि बात करते हैं कि पढ़ते समय या पाठन कार्य करते समय बच्चों को जो कि आदत डालनी चाहिए वो अर्थ ग्रहण करते हुए या अर्थ ग्रहण सीखते हुए डालनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। टिक करेंगे यहाँ पे हम। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्य विषय को सिखाने के आवश्यक कौशल को कहा जाता है। ए है प्रवीणता, बी है कुशलता, सी है कार्य कुशलता, डी है दक्षता। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पाठ्य विषय को सिखाने के आवश्यक कौशल को क्या कहा जाता है। कौशल के बारे में पूछा गया। तो जैसे कि बात करते हैं कि जो कि पाठ्य विषय को सिखाने के लिए सबसे जो कौशल वो कहा जाता है उसे हो जाएगा यहाँ पे हमारा कुशलता होना चाहिए। वैसे तो माफ कीजिए, यहाँ पे हमारा दक्षता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुशलता में दक्षता में सारी चीजें आ जाएंगी, कार्य कुशलता, दक्षता और कुशलता प्रवीणता। तो हमारा बेस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दक्षता, अपने कार्य में परिपूर्ण होना। तो आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक पद पर कार्यरत है। आप कक्षा के छात्रों के आकलन के लिए किस का सहारा लेना चाहेंगे। ए है बोर्ड परीक्षा, बी है निबंधात्मक परीक्षा, सी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, डी है ग्रेडिंग व्यवस्था। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा कि किसी विद्यालय में आप एक हिंदी टीचर के पद पर कार्यरत हैं और आप कक्षा में छात्रों के आकलन को लिए या आकलन के लिए किस प्रकार का सहारा लेना पसंद करेंगे, चाहेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं कि अगर आप टीचर हैं किसी विद्यालय में और वो भी हिंदी भाषा के, तो आप अपनी क्लास में जो कि सबसे ज्यादा जो बेस्ट आकलन का जो तरीका होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का, और दूसरा दिया यहाँ पे ग्रेडिंग व्यवस्था का। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है विश्वसनीय होती है, मगर यहाँ पे जैसे विद्यालय की बात की जा रही है यहाँ पे, इसलिए हमारा सबसे जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे हमारा ग्रेडिंग व्यवस्था का। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि जो कि कक्षा में, सॉरी माफ कीजिए, विद्यालय में जो कि मानदंड बनाए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। तो ग्रेडिंग व्यवस्था इज द बेस्ट रहेगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, में से कौन सा स्वर व्यक्ति उच्चारण दोष का उदाहरण है। ए है अमृत को अमृति कहना, बी है छत्री को छत्री कहना, सी है ब्रजेश को, माफ कीजिए ब्रजेंद्र को बढ़ाकर ब्रजेंद्र कहना, डी है स्नान को स्नान कहना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वर व्यक्ति का उच्चारण दोष का पूर्ण उदाहरण है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिसके स्वर व्यक्ति उच्चारण दोषपूर्ण जो उच्चारण होता है वो है कि यहाँ पे कि विजेंद्र को बढ़ाकर विजेंद्र कहना। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। टिक करेंगे। तो दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, जैसा शेयर करें दोस्तों साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलती है नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।